अध्याय 15 कक्षा 10वीं आर्थिक विकास और नियोजन। आधुनिक युग में सभी व्यक्ति चाहते हैं कि उन्हें रहने के लिए मकान, पहनने के लिए कपड़े, भोजन, बच्चों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हों। लेकिन यह तभी संभव है जब वस्तुओं का उत्पादन होगा और उन्हें रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा तो व्यक्ति को आय की प्राप्ति होगी और उसकी आवश्यकता की पूर्ति होगी। अर्थशास्त्र में इस प्रक्रिया को आर्थिक विकास की संज्ञा दी गई है। आर्थिक विकास के प्रमुख लक्षण, पहला है सतत प्रक्रिया, अर्थात आर्थिक विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय में क्रमशः वृद्धि होती रहती है। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग और पूर्ति में निरंतर वृद्धि होती है और निरंतरता बनी रहती है। दूसरा है राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। यदि कोई देश आर्थिक विकास कर रहा है तो इसका अर्थ है कि उस देश की राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होगी। अगला है दीर्घकालीन प्रक्रिया। आर्थिक विकास एक लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए इसे दीर्घकालीन प्रक्रिया कहा गया है, क्योंकि अल्पकालीन या कम समय के लिए होने वाली वृद्धि या परिवर्तन को विकास नहीं कहा जा सकता है। अगला है संसाधनों का समुचित विदोहन। आर्थिक विकास में देश में उपलब्ध समस्त संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाता है और उनका विदोहन किया जाता है। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि राष्ट्रीय आय क्या है। राष्ट्रीय आय किसी भी देश या राष्ट्र की कुल आय राष्ट्रीय आय कहलाती है। इसे देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जोड़कर ज्ञात किया जाता है। प्रोफेसर मार्शल ने राष्ट्रीय आय को परिभाषित करते हुए लिखा है कि देश का श्रम एवं पूंजी उसके प्राकृतिक संसाधनों पर क्रियाशील होकर प्रति वर्ष भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं के शुद्ध योग, जिसमें सभी प्रकार की सेवाएं भी सम्मिलित होती हैं, का उत्पादन करते हैं। यह देश का वास्तविक शुद्ध आय या राष्ट्रीय लाभांश कहलाता है, अर्थात यही राष्ट्रीय आय है। राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित बातें महत्वपूर्ण हैं। पहला हम देखेंगे राष्ट्रीय आय का संबंध एक वर्ष। अगला है राष्ट्रीय आय में सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की बाजार कीमतें सम्मिलित की जाती हैं। इसमें एक वस्तु की कीमत को एक ही बार गिना जाता है। अगला, इसमें विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ा जाता है। ये राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। किसी देश की राष्ट्रीय आय को जब उस देश की कुल जनसंख्या से भाग दे दिया जाता है तो हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। इसके लिए हम निम्न सूत्र का उपयोग करते हैं। प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय भागित देश की कुल जनसंख्या। प्रति व्यक्ति आय हमें उस देश के निवासियों के जीवन स्तर की जानकारी प्रदान करती है। यदि किसी देश में प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हो रही है तो इसका तात्पर्य यह है कि उस देश के निवासियों के जीवन स्तर में भी वृद्धि हो रही है या सुधार हो रहा है। विकसित और विकासशील राष्ट्र।
विकसित एवं विकासशील राष्ट्र। विकसित देशों से तात्पर्य उन देशों से है जहाँ के नागरिक अपने भोजन, कपड़ा व मानव की आवश्यकताएं सरलतापूर्वक पूरी कर रहे हैं। इस देश में निर्धनता व बेरोजगारी नियंत्रण में है। विकसित देशों में जापान, अमेरिका, इंग्लैंड आदि देश आते हैं। इसके विपरीत संसार में ऐसे भी देश हैं जहां नागरिकों को भरपेट भोजन भी प्राप्त नहीं हो पाता है, पहनने के लिए कपड़े नहीं मिलते हैं और नागरिकों का जीवन स्तर बहुत निम्न है। इस देश में बेरोजगारी, अशिक्षा पाई जाती है। ऐसे देशों को अल्प विकसित या विकासशील देश कहा जाता है। इसमें हम अपने भारत को भी गिन सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे कि श्रीलंका, म्यांमार आदि भी इसी श्रेणी में रखे जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि नियोजन क्या है। उस योजना की एक निश्चित अवधि होती है और उस निश्चित अवधि में हमारे पास एक निश्चित लक्ष्य होता है। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम संसाधन जुटाते हैं। इन संसाधनों का प्रयोग करते हुए एक निश्चित अवधि में विकास के लिए या उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य किया जाता है। उसे आर्थिक नियोजन या नियोजन कहा जाता है। भारत में भी इसी प्रकार के कुछ आर्थिक विकास के लिए योजना बनाई गई और इन योजनाओं के मूल्य उद्देश्य अब हम देखेंगे इस प्रकार है। पहला है विकास की ऊंची दर प्राप्त करना। हम विकास की ऊंची दर प्राप्त करें, यह भारतीय योजना का मूल्य उद्देश्य है। आत्मनिर्भरता की प्राप्ति अर्थात सभी लोगों को रोजगार की प्राप्ति हो, वे अपने पैरों पर खड़े हों, आत्मनिर्भर हों। आर्थिक स्थिरता की प्राप्ति, आर्थिक स्थिरता आए, कहीं ऊंच कहीं नीच न हो, सभी में समानता हो और सभी के पास धन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। सामाजिक कल्याण को बढ़ाना, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय की प्राप्ति, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, जीवन स्तर में वृद्धि, गरीबी उन्मूलन आदि, ये हमारी भारतीय योजनाओं के मूल्य उद्देश्य हैं। प्रत्येक कार्य को जब भी हम करते हैं तो उसमें हमें कुछ सफलताएं प्राप्त होती हैं, कुछ असफलताएं। इसी तरह जब भारत में नियोजन लागू किया गया, विकास के लिए कुछ योजनाएं बनाई गई, तो उसमें भी कुछ हद तक सफलता मिली और कुछ जो पॉइंट थे उनमें हमको असफलताएं प्राप्त हुई। तो हम यहाँ पर उन सफलताओं और असफलताओं की बात करेंगे। सबसे पहला है हमारे जो सफलता है उसके अंतर्गत है राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। भारत में नियोजन लागू किया गया तो इससे भारत की राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय में काफ़ी वृद्धि हुई। दूसरा है बचत व विनियोग दर में वृद्धि। जब देश के प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि वह बचत करेगा, कहीं न कहीं विनियोग करेगा। इस प्रकार नियोजन से बचत और विनियोग में भी वृद्धि हुई। विद्युत उत्पादन में वृद्धि। आर्थिक नियोजन के परिणाम स्वरूप विद्युत उत्पादन में भी वृद्धि हुई। नियोजन काल में विद्युत उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई। विद्युत उत्पादन जो सन 1950-51 में 5.1 अरब किलोवाट था, जो सन 2005-06 में बढ़कर 623.2 अरब किलोवाट हो गया। इस प्रकार आर्थिक नियोजन के परिणाम स्वरूप विद्युत उत्पादन में भी पर्याप्त वृद्धि हुई। परिवहन एवं संचार क्षेत्र में वृद्धि। योजना काल में परिवहन एवं संचार
के साधनों में भी काफ़ी प्रगति हुई। 1950-51 में देश में 536,000 किलोमीटर रेल मार्ग था, जो सन 2005-06 में बढ़कर 63.3 हजार किलोमीटर हो गया। 1950-51 में देश में 53.6 हजार किलोमीटर लंबा रेल मार्ग था, जो सन 2005 और 6 में बढ़कर 63.3 हजार किलोमीटर हो गया। इस प्रकार परिवहन एवं संचार के क्षेत्रों में भी पर्याप्त वृद्धि हुई। अब हम देखेंगे कि भारत में आर्थिक नियोजन की असफलताएं। आर्थिक नियोजन के फलस्वरूप देश में विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की, लेकिन इन सब उपलब्धियों के बावजूद योजना में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके। इसलिए अनेक अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारतीय नियोजन असफल रहा। अब हम इनकी असफलताओं पर चर्चा करेंगे। पहला है प्रति व्यक्ति आय में धीमी प्रगति हुई। प्रति व्यक्ति आय जिस दर से बढ़नी चाहिए थी उस दर से नहीं बढ़ी। भारत में लगभग 21% जनसंख्या अभी भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। क्षेत्रीय असंतुलन। नियोजन के फलस्वरूप देश में क्षेत्रीय असंतुलन कम होना चाहिए था, लेकिन उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। जो राज्य पिछड़े हैं वे पिछड़े हुए ही हैं। मूल्य वृद्धि। मूल्य वृद्धि नियोजन अवधि में मूल्यों में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। बेरोजगारी में वृद्धि। आर्थिक नियोजन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बेरोजगारी में कमी करना था, लेकिन हर योजना के अंत में बेरोजगारी बढ़ती ही गई। अब हम देखेंगे कि इंडिया विजन 2020 क्या है। इंडिया विजन 2020 भारतीय योजना आयोग ने जनवरी 2003 में इंडिया विजन 2020 के नाम से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किया है। इस दस्तावेज के अनुसार सन 2020 तक हमारा भारत विकसित देशों की श्रेणी में सम्मिलित हो जाएगा। फलतः हमारे देश से बेरोजगारी, गरीबी, निरक्षरता पूर्णतः समाप्त हो जाएगी या दूर हो जाएगी। योजना आयोग का अनुमान है कि सन 2020 तक देश की 135 करोड़ जनसंख्या बेहतर पोषित, अच्छे रहन सहन के स्तर वाली, पूर्णतः स्वस्थ तथा अधिक औसत आयु वाली होगी। अध्याय के अंत में आने वाली कुछ शब्दावली है आर्थिक कल्याण। सबसे पहले हम देखेंगे कि आर्थिक कल्याण क्या है। आर्थिक कल्याण सामाजिक कल्याण का वह भाग है जिसे मुद्रा के मापदंड से प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है। वणिकवाद। वणिकवाद से आशय उस आर्थिक विचारधारा से है जो सोने व चांदी की प्राप्ति को विकास का आधार मानता है। अगला है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय किसी देश की श्रम एवं पूंजी देश के प्राकृतिक संसाधनों के साथ मिलकर एक वर्ष में जिन वस्तुओं और सेवाओं का शुद्ध वास्तविक उत्पादन करते हैं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अगला है प्रति व्यक्ति आय। कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग देने पर प्राप्त भागफल को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। जीवन प्रत्याशा। जीवित रहने की आशा या जीवित रहने की औसत आयु जीवन प्रत्याशा है। नियोजन।
एक निश्चित समय अवधि के लिए देश में उपलब्ध संसाधनों का निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जब उपयोग किया जाता है तो इस प्रक्रिया को नियोजन कहा जाता है। शिशु मृत्यु दर। 1 वर्ष की आयु से पहले हुई मृत्यु शिशु मृत्यु दर कहलाती है। शिशु मृत्यु दर प्रतिवर्ष प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं में से मृत शिशुओं की संख्या है। क्षेत्रीय असंतुलन। कुछ क्षेत्रों में उद्योग धंधों का केंद्रीकरण हो जाता है तथा कुछ क्षेत्र पिछड़े हुए रह जाते हैं, उसे क्षेत्रीय असंतुलन कहा जाता है। थोक मूल्य। वस्तुओं के थोक बाजार में पाए जाने वाले मूल्य को थोक मूल्य कहा जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र। जिन उद्योग धंधों का स्वामित्व सरकार के हाथ में होता है उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहा जाता है। मानव विकास संकेतक। विभिन्न देशों के विकास स्तर को मापने के लिए मापदंड संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया है, उसे मानव विकास संकेतक कहा जाता है। विनियोग। उत्पादक कार्यों में पूंजी लगाने को विनियोग कहा जाता है। इसी के साथ हमारा यह अध्याय यही समाप्त होता है। धन्यवाद।